All right, learners, welcome to the lecture number 10 of the ongoing series on ecology and environment. पिछले लेक्चर्स में हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स या जिनको एल्टोनियन पिरामिड्स कहते हैं वो कवर कर चुके हैं डिटेल में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। जो इकोलॉजिक अब ध्यान से मुझे सुनिए, फिर हम इसको रीड आउट करते हैं। पहले आप सुन लीजिए, ठीक है? ऑलराइट, पहले मुझे सुन लीजिएगा फिर इसको पढ़ते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन असल में एक प्रोसेस है। ठीक है, क्या है ये? एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो कम्युनिटीज होती हैं ना किसी एक एरिया में, कम्युनिटीज किसकी? प्लांट्स और एनिमल्स की। ठीक है, कम्युनिटीज प्लांट्स और एनिमल्स की, स्पीशीज की एक एरिया में जो कि रिप्लेस हो जाती हैं या चेंज हो जाती हैं, या तो रिप्लेस हो जाएंगी या तो चेंज हो जाएगी दूसरी स्पीशीज में या दूसरी कम्युनिटी में ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने क्या कहा आपको? मैंने आपको ये कहा कि एक प्रोसेस होता है जिसमें एक एरिया में जो कम्युनिटी पाई जाती है प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज, वो या तो रिप्लेस हो जाएगी या तो चेंज हो जाएगी इनटू एन अनदर कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ स्पीशीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? चेंज इन कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटी ओवर द टाइम एट अ प्लेस। मतलब जो कंपोजिशन है कम्युनिटी की एक जगह पे, वो बदल जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चलो, अब आपने सुन लिया मुझे, अब इसको रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, मैं बता चुका हूँ आपको सारा। देखो, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ प्रोसेस बाय विच communities of plant and animal species in an area are replaced or changed into another over a period of time। ठीक है, इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, फिर मैंने दूसरी बात आपकी कही आपको क्या? चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटी ओवर द टाइम एट अ प्लेस। ठीक है, अब ये इसको डिटेल में हम समझेंगे, अभी आगे आपको समझ आएगा, चाहे आपको डेफिनेशन उतनी क्लियर ना हुई हो। आगे हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में, आपको आराम से समझ आ जाएगा। अच्छा, अगली बात ध्यान से सुनिए कि ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है ना, ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है। सीक्वेंशियल प्रोसेस मतलब, इसका ये मतलब होता है कि ये एक डायरेक्शनल प्रोसेस है। ठीक है, मतलब अप टू अ फेयर डिग्री हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस को। फॉर एग्जांपल, आप सीक्वेंशियल प्रोसेस को ऐसे समझ सकते हो कि आप चाय बना रहे हो, है ना? तो पहले, सबसे पहले क्या करोगे आप पहले गैस ऑन करोगे, ठीक है ना? उससे पहले भी आप रेगुलेटर को ऑन करोगे, फिर गैस को ऑन करोगे, फिर उसको लाइट करोगे, है ना? फिर उस पे पैन रखोगे, पैन में सबसे पहले पानी डालोगे, फिर चाय की पत्ती डालोगे, ऐसे ऐसे मतलब स्टेप्स जो फॉलो होते हैं। और इसी वजह से हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं इसको कि अच्छा आगे अब ये करने वाला है। इसी तरह से ये भी एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, एक डायरेक्शनल प्रोसेस है, जिसको हम अप टू एक फेयर डिग्री प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। वो इधर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप देख लो। सीक्वेंशियल प्रोसेस है, दैट इज इट इज अ डायरेक्शनल प्रोसेस। ओके, इट इज अप टू अ फेयर डिग्री अ प्रिडिक्टेबल प्रोसेस। ये हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ऐसा इमेजिन करो कि अभी अभी कहीं वॉल्केनो फटा है ना? तो और उसके जो डिपॉजिट्स हैं उनकी वजह से एक आइलैंड क्रिएट हो गया जो कि वहां पे नहीं था। मतलब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, रुको एक मिनट। ये अगर आपका सी लेवल है ना, और यहाँ पे आपका फ्लोर है, तो यहाँ से एक वॉल्केनो फटा। ठीक है, एक मिनट। यहाँ से एक वॉल्केनो यहाँ से एक वॉल्केनो फटा और यहाँ पे आपके डिपॉजिट्स होने लगे, है ना? स्टोर होने लगे, डिपॉजिट होने लग गए। ठीक है, तो ये एक आपका आइलैंड बन गया। मैं क्या बता रहा था आपको? ये अगर सी लेवल था, अब यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड बन चुका है इसके वॉल्केनो के फटने की वजह से, है ना? अब इसको समझते हैं। तो आप इमेजिन करो ऐसा हुआ है, ठीक है, एक आइलैंड बन गया। अब उसमें क्या होगा? पहली बात, उसमें रॉक्स होंगी जो कूल डाउन हो गई होंगी, है ना?
सॉइल होगी? नहीं होगी। ग्रासेस होंगे? नहीं होंगे। हर्ब्स एंड श्रब्स होंगे? नहीं होंगे। इसी तरह बाकी स्पीशीज और एनिमल्स की स्पीशीज भी नहीं होंगी, ठीक है। अब क्या होता है, आप ध्यान से मेरी बात सुनो। अब जो रॉक्स होती है ना, तो एक दो स्पीशीज आती हैं जिनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है उनको? उनको बोला जाता है लाइकन्स एंड मोजेस, ठीक है। ये जो हैं आपकी दो, लाइकन्स एंड मोजेस, ये आपकी पायोनियर स्पीशीज होती हैं। क्या होती हैं? पायोनियर, मतलब पायोनियर इन द सेंस हो गया सबसे पहले आने वाला, ठीक है, शुरुआत करने वाला, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में आप देखोगे जो सबसे पहले जिसने शुरुआत की होगी वो फील्ड का पायोनियर आ गया। जैसे क्रिकेट भी पहली बार किसी ने खेला होगा, है ना। फॉर एग्जांपल, हाँ, जैसे स्मार्टफोन्स हैं हमारे, तो मोटोरोला ने सबसे पहला स्मार्टफोन बनाए थे, या फोन फॉर दैट मैटर बनाए थे, वर्ल्ड वॉर सेकंड की एंडिंग के या दौरान, ऐसी कुछ, आई रिमेम्बर सम काइंड ऑफ इट, है ना। तो वो पायनियर थी, है ना, पायनियर कंपनी थी जिसने स्मार्टफोन्स बनाने स्टार्ट किए थे, ठीक है, या फोन्स बनाने स्टार्ट किए थे। इसी तरह से सबसे पहली जो स्पीशीज आएंगी वो कौन सी होंगी? लाइकन्स एंड मोजेस, ठीक है। अब ये जो है ना, ये क्या करती हैं? ये आपकी बेस बनाती है। बेस इन द सेंस, ये आपकी सॉइल बनाती हैं। जब सॉइल होगी उसी पे तो ग्रास लगेगी। एक बार सॉइल आ गई किसी तरह से, फिर आपको पता है विंड्स चलती हैं, विंड से फिर आपके सीड्स वगैरह आगे पीछे घूमते रहते हैं। ये थ्रू आउट द ग्लोब यही प्रोसेस होता है ना। तो सीड्स आगे वो गिर गई उधर, है ना, स्टोर हो गई, फिर रेन हुआ, सनलाइट तो मिल ही रही है, उस वजह से फिर ग्रास उग गई आपकी, ठीक है। फिर धीरे धीरे हर्ब्स एंड श्रब्स इसी तरह से होने लगी। इसी तरह से फिर सॉफ्ट वुड ट्रीज आ गए, वो जिनके वो तना जो पेड़ का होता है वो थोड़ा बहुत सॉफ्ट होता है। फिर धीरे धीरे हार्डवुड बन गया, हार्डवुड ट्रीज आने लगे, है ना। फिर आपका फॉरेस्ट बन गया, ठीक है। सॉफ्टवुड ट्रीज के बाद हार्डवुड ट्रीज आ गया, ठीक है। सॉफ्टवुड ट्रीज और फिर हार्डवुड ट्रीज आ गए, फिर फॉरेस्ट बन गए। तो देखो आप, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, अब फॉरेस्ट बन गया ना, इसको क्लाइमेक्स बोलते हैं। फॉरेस्ट के बनने को क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स से आ गया, ठीक है। क्लाइमेक्स स्पीशीज आ गया ये, ठीक है। अब स्टार्ट देखो कहाँ से हुआ था। यार स्टार्ट तो हमारा हुआ था लाइकन्स एंड मोजेस से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वहां पे रॉक्स थे, इन्होंने बनाई मिट्टी, फिर उसके बाद ग्रास बना, ऐसे ऐसे करते फॉरेस्ट भी बन गया, है ना। अब क्या होता है, फॉरेस्ट को क्लाइमेक्स बोला जाता है, क्लाइमेक्स स्पीशीज। जबकि हर्ब्स एंड श्रब्स को क्या बोला जाता है? सैरल या इंटरमीडिएट स्पीशीज या ट्रांजिशनल कम्युनिटी। ट्रांजिशन वो होता है जो असल में अभी चेंज में होता है, जो अभी इट इज नॉट वट इट इज मेंट टू बी। फॉर एग्जाम्पल, आपने, है ना, पानी डाला, चाय पत्ती डाली, उसमें चीनी डाली और दूध डाली, तो ये जो सब मिक्स है ना, ये चाय, चाय पत्ती, पानी, दूध और चीनी, ये ट्रांजिशनल आपकी चीज आ गई। जो एंड प्रोडक्ट है, जो क्लाइमेक्स है आपका, वो क्या है? वो चाय है, ठीक है। इसी तरह से हर्ब्स एंड श्रब्स आ गए आपके सीरल या इंटरमीडिएट स्पीशीज या ट्रांजिशनल कम्युनिटी। गॉट इट? अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है ये। अब ये बोल रहा है कि लाइकन्स एंड मोजेस आर रेजिस्टेंट स्पीशीज दैट इज कैन ग्रो विदाउट सॉइल। तो ये तो हम समझ चुके हैं ना, बस आपको नाम याद रखना है, रेजिस्टेंट स्पीशीज, है ना, क्योंकि ये ग्रो कर सकते हैं विदाउट सॉइल। असल में यही तो सॉइल बनाते हैं ना, लाइकन्स एंड मोजेस, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो लर्नर्स आपके स्क्रीन पे है, मैंने सोचा आपको इमेज भी दिखाई देता हूँ एक, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको आइलैंड की एग्जांपल दे रहा था, है ना, जो वॉल्केनो एरप्शन से बन गया, है ना। तो ये आप रख लो, बेयर रॉक थी वहाँ पे सबसे पहले, फिर लाइकेंस एंड मोज, ये आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे ना, ग्रीन कलर के, ये लाइकेंस एंड मोजेस आए, ठीक है। फिर उससे ग्रास बन गई, फिर श्रब्स एंड बुशेस बन गई, है ना। फिर यंग ट्रीज, ये जिनका तना थोड़ा सॉफ्ट होता है, ये आ गई यंग ट्रीज, है ना, एंड पाइन्स। फिर आते हैं आपके मेच्योर ट्रीज एंड ओक्स, ठीक है। ये फिर इन्हीं से बन जाता है आपका फॉरेस्ट। कहाँ से हुआ स्टार्ट? बेयर रॉक से। कहाँ बना? फॉरेस्ट। ये आ गई क्लाइमेक्स स्पीशीज, ये आ गई आपकी, ये आ गई आपकी सीरल या इंटरमीडिएट स्पीशीज, है ना। और राइट, अब आप थोड़ा इमेज आ चुकी है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपका क्या टॉपिक रहने वाला है नेक्स्ट? वो है
टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन हम समझ चुके हैं अभी तक, है ना। अब हम पढ़ते हैं ये किन किन टाइप्स का होता है। ये असल में दो टाइप्स का होता है प्राइमरी, मतलब एक आ गया प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा आ गया सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। अब पहले प्राइमरी के बारे में एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप इसको कंपेयर करेंगे सेकेंडरी सक्सेशन के साथ, फिर आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं प्राइमरी सक्सेशन के बारे में, ये बोल रहा है प्राइमरी सक्सेशन ऑकर्स एट अ प्लेस नॉट कॉलोनाइज्ड बाय एनीवन इन द पास्ट। पास्ट मतलब पास्ट में, मतलब पहली बार ये सक्सेशन वहां पे हो रही होती है, कोई भी कम्युनिटी अब तक वहां नहीं थी, है ना, ठीक है। ना तो सक्सेशन हुई थी कभी उसमें, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। जैसे न्यू आइलैंड फॉर्म्ड आफ्टर वॉल्केनिक इरप्शन, यही तो एग्जांपल ले चुके हैं हम, तो यही होती है प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। या फिर कोई नई लेक बनती है, ठीक है, कोई नई लेक बनती है आफ्टर मीटेओराइट स्ट्राइक। मीटेओराइट स्ट्राइक मतलब आपको मैं समझा चुका हूँ शायद पिछली क्लासेस में, मैंने पता नहीं कहाँ, मुझे याद नहीं यार, लेकिन समझा चुका हूँ इसके बारे में। हाँ शायद डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन जब हम पढ़ रहे थे, है ना, उधर हमने बोला था कि बाहर से एक हेवनली बॉडी आई थी अर्थ के साथ, अर्थ पे आई थी और स्ट्राइक की थी अर्थ की सरफेस पे, तो उस वजह से काफ़ी फिर वॉल्केनिक डस्ट वगैरह उठी थी, है ना। वही होता है जब बाहर से कोई हेवनली बॉडी आए, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करे, ठीक है, और फिर स्ट्राइक कर जाए अर्थ की सरफेस के साथ, तो वही होता है मीटेओराइट, वही होता है जो वो आ रही थी बॉडी, ठीक है। अब कह रहे हैं न्यू लेक क्रिएटेड आफ्टर मीटेओराइट स्ट्राइक, ओके, वहां पे भी प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन आपको दिखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा अब ये बोल रहा है कि ये ऑकर स्लोली, ऐसा नहीं है कि मतलब अभी आइलैंड बना तो अगले ही दिन या अगले ही घंटे वहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन हो जाएगी, नहीं, इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। क्योंकि रीज़न भी बता रहे इतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि वहाँ पे इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस होती है। फॉर एग्जांपल सॉइल है ही नहीं वहाँ पे, सॉइल होती तब भी हम मान जाते कि टाइम लगेगा। अब लाइकन्स एंड मोजेस आएंगे पहले, फिर वो उनको ब्रेक डाउन करेंगे ताकि सॉइल बने, उसमें तो बड़ा टाइम लग जाएगा, है ना। फिर आपकी यही वो बनेंगे ट्रांजिशनल कम्युनिटी, फिर आपकी कहीं क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनेगी, तो बड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बोल रहा है ऑकर स्लोली बिकॉज इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस फॉर लाइफ एग्जिस्ट, एग्जांपल एब्सेंस ऑफ सॉइल, बता चुका हूँ, और बैरन एंड लाइफलेस हैबिटेट, मतलब वहाँ पे बैरन ज़मीन है या लाइफ ही नहीं है वहाँ पे। बैरन ज़मीन मतलब आ गई कि ऐसी सॉइल तो बन गई लेकिन वो अब सपोर्ट नहीं कर पा रही है कि वहाँ पे ग्रास उगे या हर्ब्स एंड श्रब्स उगे, है ना, तो वो बैरन है या लाइफ, और लाइफ ही नहीं है वहाँ पे कोई, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है ऑकर्स ओनली वंस एट अ प्लेस, ठीक है, एक ही बार होगी एक जगह में, एक ही बार होगी। अब हम समझ चुके हैं इसको, टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन प्राइमरी, ठीक है ना, प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट रिलेट करेंगे सेकेंडरी के साथ और हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अब देखो हमने कहा कि ये एक ही बार ऑकर्स एट अ प्लेस नॉट कॉलोनाइज्ड बाय एनीवन इन द पास्ट, मतलब जहाँ पे कोई कॉलोनाइजेशन नहीं हुई थी अभी तक किसी भी स्पीशीज। फिर हमने एग्जांपल दी जैसे नया आइलैंड बनता है आफ्टर वॉल्केनिक इरप्शन, या फिर बनती है न्यू लेक आफ्टर मीटेओराइट स्ट्राइक, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ऑकर्स एट अ प्लेस प्रीवियसली कॉलोनाइज्ड, डिस्टर्ब्ड एंड रिकॉलोनाइज्ड, ठीक है। प्रीवियसली कॉलोनाइज्ड, पहले वहाँ पे कॉलोनाइजेशन थी स्पीशीज की, ठीक है। डिस्टर्ब्ड, ठीक है, कुछ डिस्टर्बेंस होगी और उस वजह से फिर नई कॉलोनाइजेशन वहाँ पे रिकॉलोनाइज, फिर से कुछ स्पीशीज आई, ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है वाइल्ड फायर, जैसे हमने रिसेंट पास्ट में, मतलब मुझे लग रहा है 3-4 महीने पहले हमने सुना था कि आई थिंक साउथ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की किसी जगह, कोई जगह थी वहाँ पे फॉरेस्ट फायर हुआ था और बहुत लार्ज स्केल पे हुआ था, है ना। आप उसको दिमाग में कंपेयर करके दिमाग में ला सकते हो और इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, बेहतर समझ आएगा, ठीक है। या फिर फ्लड्स जब आते हैं उस वजह से भी तो डिस्टरबेंस हो जाती है ना, फ्लड्स या ड्रॉट, सूखा पड़ गया कहीं। इंडिया में हमने इस मानसून में देखा था कि काफ़ी जगहों पे इंक्लूडिंग जम्मू बहुत बुरे हालात हो गए थे, वो तभी पुल भी टूट गया था इवन, तो है ना। अच्छा ड्रॉट,
ड्रॉट आए, सूखा पड़ गया कहीं, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, ये हम पढ़ चुके हैं। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं ना, ठीक है। अब ये बोल रहा था ना कि ऑकर स्लोली, क्योंकि इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस है लाइफ की, जैसे आपकी सॉइल ही नहीं है, या तो अगर सॉइल है तो वो बैरन है, या वहाँ पे लाइफ ही नहीं है ना। अब इसमें क्या था, इसमें पढ़ते हैं। हॉस्पिटेबल कंडीशंस फॉर लाइफ एग्जिस्ट बिकॉज was presence of there is presence of soil, है ना। हाँ, there is presence of soil and nutrients and it occurs relatively faster। हमने यही पढ़ चुके हैं ना इसकी डेफिनेशन के बारे में, कि ये सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन वहां पे होती है जहां पे प्रीवियसली एक एग्जिस्ट कर रही थी ना कम्युनिटी, ठीक है ना। तो अब वहां पे जाहिर सी बात है सॉइल तो बन चुकी है ना। वाइल्ड फायर अगर आपका आ जाता है, या ड्रॉट आ जाता है, फ्लड आता है, तो मिट्टी तो वहां पे रहेगी ही ना, ग्रास भी रहेगी, ठीक है। चलो मिट्टी रहती है, अगर मिट्टी रहती है तो आपका क्या रह जाता है वहां पे, प्रेजेंस ऑफ सॉइल रह जाती है ना, प्रेजेंस ऑफ सॉइल है ना। प्रेजेंस ऑफ सॉइल रह जाती है वहां पे, न्यूट्रिएंट्स भी है ना। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वही तो जब सीड हम उधर सो करते हैं सॉइल में, वो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को खा के तो अपना फिर ग्रोथ करती है ना। न्यूट्रिएंट्स हैं, एंड इट ऑकर्स रिलेटिवली फास्टर। ओके, समझ चुके हैं। अब ये यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ऑकर्स ओनली वंस एट अ प्लेस, है ना। अब इसमें क्या है, कैन ऑकर एनी नंबर ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन डिस्टर्बेंसेस ऑफ दैट प्लेस। सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में ये बोल रहा है कि ये एक बार दो बार नहीं, बड़ी बार हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड कर किस पे करेगा, कि कितनी डिस्टरबेंस उस जगह पे आ रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, अच्छा ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिए। ये दो वाला नहीं है, T00 है, हाँ। और यहाँ पे भी T00, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम टू ड्राई एरियाज, जो ज्यादा ड्राई एरियाज होते हैं ना उनको हम जीरो सेयर भी बोलते हैं, ठीक है, जीरो सेरे। आपने सुना होगा जो कैक्टस है हमारा, जीरो फाइट में आता है, जीरो फाइट में, है ना। जीरो फाइट आ गए, जो जब पानी की बहुत किल्लत हो ना, तो उधर वो ग्रो कर जाते हैं। कैक्टस है जैसे हमारा जो डेजर्ट में मिलता है आपको, जिसमें काफ़ी कांटे होते हैं ना, वैसे। तो उसी से आप याद रखोगे जीरो शेयर। जीरो शेयर वो आ गया जो बहुत ही ज़्यादा टू ड्राई एरिया है। अभी बोल रहा है इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम टू ड्राई एरियाज और टू वेट एरियाज। मान लो कहीं पे फ्लड आ गया है, ठीक है, देन स्लोली मूव टुवर्ड्स मॉडरेट कंडीशंस। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन हमारी स्टार्ट होती टू ड्राई एरियाज से, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं रख लो, वही मान लो आप ड्रॉट है ना, ड्रॉट आ गया, कहीं पानी की किल्लत आ गई, रेगिस्तान जैसा बन गया उधर। अब जब वहां पे इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट होगी ना, तो वो मॉडरेट कंडीशंस की तरफ जाए, है ना, कि वहां पे उतनी पानी की किल्लत ना रहे, थोड़ा बहुत पानी आ जाए कहीं से, वो वैसी ही सक्सेशन कैरी आउट कर हो जाएगी नेचर की। और दूसरा ये है कि जो टू वेट एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल कहीं फ्लड आ गया है ना, फ्लड आ गया, तो फिर वहां पे एक ऐसी इकोलॉजिकल सक्सेशन होगी कि वहां पे ऐसी कंडीशंस बन जाए कि इतना पानी ना रहे, पानी कम हो जाए, ठीक है। यही ये बोल रहा है, ठीक है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम टू ड्राई एरियाज और टू वेट एरियाज देन स्लोली मूव टुवर्ड्स मॉडरेट कंडीशंस। अब मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जीरो शेयर, और जहाँ पे ज़्यादा पानी की कंडीशंस है वो हाइड्रोस्फीयर आ गए, ठीक है। देखो, इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम टू ड्राई एरिया, है ना, इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम टू वेट एरियाज, हाइड्रोस्फीयर और जीरो शेयर, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन इन एक्वेटिक एरियाज। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, कहाँ पे होती है, जो होती है आपकी एक्वेटिक एरियाज में। इस आप याद रखिएगा, एक्वेटिक एरियाज में मैं बता चुका हूँ आपको, जैसे ओशन है, सी है, वहाँ पे जो आपकी
बेस कम्युनिटी होती है ना, वो होती है आपकी फाइटोप्लैंक्टन्स, है ना, जो फूड चेन की बेस बनाती है। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होती हैं? फाइटोप्लैंक्टन से फिर क्या बन जाता है आपका? रूटेड एंड सबमर्ज्ड, रूटेड सबमर्ज स्पीशीज। इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होता है? पहले फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फिर उसके बाद आती हैं रूटेड सबमर्ज्ड लाइकन्स एंड मोजेस आ जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स पे आ जाते हैं लाइकन्स एंड मोजेस, ठीक है। फिर रूटेड फ्लोटिंग आ जाती हैं। जब एक बार इस पे लाइकन्स एंड मोजेस काम करना स्टार्ट कर देते हैं फाइटोप्लैंक्टन, तो ये रूटेड फ्लोटिंग हो जाती है, रूटेड सबमर्ज से रूटेड फ्लोटिंग हो जाती है। फिर धीरे धीरे इंडिपेंडेंट फ्लोटिंग हो जाती हैं, ठीक है। फिर ये सेजेस बन जाते हैं, सेजेस। आप में से अगर कोई डल लेक गया हो तो आपने देखी होंगी वहाँ पे अभी काफ़ी मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट लगा हुआ है उधर क्लीनिंग के लिए। तो क्लीनिंग हो किसकी रही है? क्लीनिंग इन्हीं की हो रही है, ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं हो रही है, यही उधर, मतलब सेजेस और मार्श मीडोज की कंडीशंस पहुंच गई। अब इससे पहले वहां पे सॉफ्टवुड ट्रीज बन जाए और हार्डवुड ट्रीज बन जाए तो सेजेस और इंडिपेंडेंट फ्लोटिंग की कंडीशंस आ चुकी हैं वहां पे, है ना। अब इससे पहले वहां पे फॉरेस्ट ही बन जाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वहां पे सफाई हो रही है। देखिए कहाँ पे एप्लीकेशन होती है इसकी, ठीक है। अब आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, उन पे लाइकन्स एंड मोजेस काम करने लग जाते हैं, फिर वो रूटेड सबमर्ज्ड बन जाते हैं, ठीक है, रूटेड एंड सबमर्ज्ड। फिर धीरे धीरे वो रूटेड फ्लोटिंग, फिर इंडिपेंडेंट फ्लोटिंग, फिर सेजेस, फिर मार्श मीडोज, फिर आपका सॉफ्टवुड ट्रीज, और फिर हार्डवुड। ये आपकी क्लाइमेक्स आ गई है ना, ठीक है। इतना क्लियर है? ये आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। अब पढ़ते हैं एक जेन्यून क्वेश्चन। जब हम ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम सवानास के बारे में पढ़ते हैं ना। तो अब ये आप एक जेन्यून क्वेश्चन है कि व्हाई ग्रासलैंड्स हैव नॉट कन्वर्टेड इनटू फॉरेस्ट। जो हमें ट्रॉपिक्स के पास देखने को मिलते हैं ग्रासलैंड्स, है ना। क्वेश्चन है कि ये अभी तक फॉरेस्ट में कन्वर्ट क्यों नहीं हुए, जबकि हमें पता है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में पहले यही वो रॉक्स वगैरह होती हैं, फिर सॉइल बनती है, धीरे धीरे करके फिर एक फॉरेस्ट बन जाता है क्लाइमेक्स स्पीशीज। तो ग्रासलैंड वहीं पे क्यों अटके हैं? ये असल में इसीलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर रेगुलर डिस्टर्बेंसेस हैं। कौन सी डिस्टर्बेंसेस है? जैसे वाइल्ड फायर उधर लगी रहती है, ड्रॉट्स है वहाँ पे, है ना, किल्लत हो जाती है पानी की, वही मॉइस्चर लिमिटेशन आ गया। अच्छा, ये सोने पे सुहागा, ग्रेजिंग भी होती है वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स, और ये कौन करते हैं? एक तो ये नेचुरली एनिमल्स करते हैं, और एंथ्रोपो जो एंथ्रोपोजेनिकली भी, एंथ्रोपोजेनिकल एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग ऑफ कैटल बाय सम ट्राइब्स, कुछ जो ट्राइब्स रहती हैं वहाँ पे वो भी ग्रेजिंग करवा देती हैं उनको। और इसके अलावा भी क्या होता है? रिपीटेड रिपीटेड लाइटनिंग स्ट्राइक्स ऑन टॉल ट्रीज, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना वहाँ पे, थोड़े थोड़े अभी फुल फ्लैश तो नहीं होते हैं वो, वहाँ पे रिपीटेड लाइटनिंग रहती है, उस वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कि वो अच्छे से क्लाइमेक्स स्पीशीज में अपना कन्वर्ट हो जाएं। यही रीजंस हैं। अब क्या क्या रीजंस पढ़े हमने एक बार देख लेते हैं, एक बार पढ़ ही लेते हैं ना। सवाना ग्रासलैंड्स आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू फॉरेस्ट ड्यू टू वाइल्ड फायर, ड्रॉट्स, ड्रॉट्स आ गया, मॉइस्चर लिमिटेशंस, ग्रेजिंग बाय वाइल्ड एनिमल्स, रिपीटेड lightning strikes on tall trees, anthropogenic activities like grazing of cattle by some tribes. I hope it is all clear, ठीक है। अब पढ़ते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन के बारे में। पास्ट लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, जब हमने ऑटोट्रॉफी के बारे में पढ़ा था, ऑटोट्रॉफ्स के बारे में और हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में, है ना। ऑटोट्रॉफ्स का मैं बता चुका था आपको, जो वर्ड ऑटो है उसका मतलब सेल्फ होता है ना। तो ये यही बोल रहा है, जिसको ये भी आ गया ऑटोजेनिक सक्सेशन, तो उसको 50% वहीं 50 क्या परसेंट 80% समझ आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो साइंस में, चाहे वो एनवायरमेंटल साइंस है, जनरल साइंस है, आपको वर्ड ब्रेकडाउन हर जगह मदद करेगा, इवन अदर सब्जेक्ट्स में भी ये करता है। तो आपको वर्ड को पहले तोड़ना सीखना चाहिए और इसको मीनिंग देखना चाहिए क्या है। 80% आपको आइडिया वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है ऑटो मीन सेल्फ, वही बता चुका हूँ। दैट इज सक्सेशन कॉज्ड बाय इंटरनल बायोटिक फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल कहीं
कोई एरिया प्लेस ले लेते हैं हम, है ना। वहां पे जो अपने उसके वो होंगे ना, बायोटिक फैक्टर्स, इंटरनल, एक्सटर्नल से कुछ नहीं हो रहा है, इंटरनल ही सब कुछ हो रहा है बाई इटसेल्फ, है ना। जैसे एग्जांपल दी है इन्होंने, lichens and mosses and other pioneer species release acids that weather out rocks, ठीक है, that weather out rocks into fine particles, that is soil formation begins, which leads to introduction of other species like grasses. अभी आपको बता रहे कि ऑटोजेनिक सेसेशन, फॉर एग्जांपल आप कोई लाओ फिर से कि नया आइलैंड बना है ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन। अब क्या हुआ, जो लाइकेंस एंड मोजेस वहीं पे जो मौजूद थी हैं, वहीं पे थी, उन्होंने एसिड्स रिलीज की, और दूसरी स्पीशीज भी थी पायोनियर स्पीशीज में, लाइकेंस एंड मोजेस के अलावा भी पायोनियर स्पीशीज होती हैं, उन्होंने एसिड्स रिलीज किए, उस वजह से क्या हुआ, जो आपके रॉक्स थे वो ब्रेक डाउन हो गए फाइन पार्टिकल्स में, सॉइल में, और फिर धीरे धीरे ग्रास आ गई, ग्रास आ गई तो फिर दूसरी स्पीशीज भी आ गई ऑटोजेनिक सक्सेशन। ये ज्यादा क्लियर हो गया आपको जब हम एलोजेनिक सक्सेशन पढ़ेंगे। एलो का मतलब होता है अदर, ठीक है, ओके। एलो का मतलब होता है अदर, मतलब सक्सेशन कॉज्ड बाय एक्सटर्नल एबायोटिक फैक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लेशियर रिट्रीट लीव्स बिहाइंड बैरन लैंड एंड कॉलोनाइजेशन बिगिंस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, ग्लेशियर्स अपने पिघल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब ये कहीं माउंटेन से और यहाँ पे कहीं लैंड था, है ना, यहाँ पे ग्लेशियर फ्लो कर रहे थे अपने। अब ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग क्या हुआ, ये जो आपका ग्लेशियर है ना, ये ग्लेशियर है ना, ये ग्लेशियर, ये पिघलना स्टार्ट हो गया, ये पिघलना स्टार्ट हो गया तो ये पीछे पीछे हटने लग गया, यही होता है ग्लेशियर रिट्रीट। ग्लेशियर रिट्रीट मतलब ग्लेशियर पीछे जा रहा है। अब जो नीचे जमीन थी इसकी ग्लेशियर की, है ना, समझ पा रहे हो आप, तो वो तो बैरन होगी ना, ठीक है, वो बैरन लैंड थी, और फिर जो कॉलोनाइजेशन होगी वहां पे, है ना, ठीक है। इसी तरह से कहीं कोई एरिया था, वहां पे फ्लड आ गया, अब फ्लड आ गया, आपको पता है जो फ्लड के साथ अपनी वो सॉइल आती है उसको एल्यूविलियम सॉइल बोलते हैं ना, एल्यूविलियम सॉइल बोलते हैं, या लोम सॉइल भी बोलते हैं उसको। तो वो काफी फर्टाइल होती है, तो उससे क्या हुआ, फ्लड आया किसी एरिया में तो सॉइल मॉइस्चर बदल गया, न्यूट्रिएंट्स आ गए, उसकी वजह से फिर सक्सेशन हो गई। जैसे डल लेक फॉर एग्जांपल, आपको प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम क्या थी, जो उसके आसपास के जो फील्ड्स थे ना, वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा था, फिर वहाँ पे आपको पता है पेस्टिसाइड्स डालते हैं, सॉरी पेस्टिसाइड्स तो डालते हैं, ओके, वो भी डालते हैं, मैन्योर्स वगैरह डालते हैं ना, जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था हमारे इंडिया का, वो वाले मैन्योर्स। फर्टिलाइजर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो फर्टिलाइजर्स काफ़ी लार्ज स्केल पे यूज़ होते थे हमारे पंजाब बेल्ट में, इवन कश्मीर में भी आजकल यूज़ हो रहे थे, है ना। तो उसके पास आसपास काफ़ी हैवी स्केल पे फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे थे, तो वो क्या हुआ, जब बारिश पड़ती थी, या फिर ऐसे ही कभी मिक्स हो गया किसी वाटर बॉडी के साथ वो फर्टिलाइजर्स, है ना, जब बारिश पड़ी या कुछ, तो वही ड्रेन होके हमारे पास आ रहे थे, कहाँ पे, डल लेक में। अब वहाँ पे यूट्रोफिकेशन हो गई, यूट्रोफिकेशन इन द सेंस जो वहाँ पे स्पीशीज थी उनको न्यूट्रिएंट्स मिलने लगे लार्ज स्केल, तो वो तो ग्रो करेंगे ही ना, उसी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। आप समझ चुके हैं अब एलोजेनिक सक्सेशन के बारे में थोड़ा बहुत, है ना, एक बार फिर पढ़ लेते हैं इसको। Allo means other succession caused by external biotic factors. Okay. Glacier retreats leave behind barren land and colonization begins. Flooding alters soil moisture and nutrients lead to succession. Okay. अभी आगे बोल रहा है ऑटोजेनिक सक्सेशन इज यूजुअली स्लो एंड ग्रेजुअल, क्योंकि वहां पे हार्श कंडीशंस होती हैं, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और एलोजेनिक, एलोजेनिक कैन बी सडन, ये बहुत तेज भी हो सकते हैं। तो लर्नर्स आज हम अब यही रुकते हैं, और आगे जहां तक मुझे पता है हमें साइकिल्स के बारे में पढ़ना है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। सो लेट्स मीट इन द लेक्चर नंबर 11। टिल देन कीप ऑन रिवाइजिंग। हम लगभग 50% अपना कवर कर चुके हैं एनवायरनमेंट, अब बस 50% रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 23 या 25 लेक्चर टोटल लगेंगे, और आपका एनवायरनमेंट इंशाल्लाह फिनिश हो जाएगा, जो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, जेके एसएसबी तो रहेगा ही रहेगा,
आपको अगर कल को जेके पीएससी का भी कोई एग्जाम देना है उसके लिए भी ये सफिशिएंट है। ठीक है। तो लेट्स एंड हियर। ओके। गॉड ब्लेस यू।